हेलो फ्रेंड्स, एमई 203 के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स यानी कि धातुओं की संरचना। पदार्थों की संरचना उसकी आंतरिक बनावट जिसे सामान्य संरचना कहते हैं के विभिन्न लेवल्स होते हैं। विभिन्न स्तरों के आधार पर धातुओं की संरचना को कई भागों में बांटा जा सकता है। मेनली हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। जो नंबर 1 है वो है स्थूल संरचना मैक्रोस्ट्रक्चर, नंबर 2 सूक्ष्म संरचना माइक्रो स्ट्रक्चर, नंबर 3 क्रिस्टल संरचना या क्रिस्टल स्ट्रक्चर। स्थूल संरचना क्या होती है? पदार्थ की वह संरचना जिसे आंखों से देखा जा सकता है उसकी स्थूल संरचना कहलाती है। वो स्ट्रक्चर जो हम खुली आंखों से देख सकते हैं विदाउट द यूज ऑफ मैग्निफिकेशन। तो पदार्थों की वह संरचना जिसे आंखों से देखा जा सकता है उसकी स्थूल संरचना कहलाती है। इसके अंतर्गत पदार्थों की साइज, उसका आकार, उसका वर्ण आदि आती है। ये जो स्ट्रक्चर हम बताते हैं उसके आकार कैसा है पदार्थ का, मेटेरियल का, उसकी साइज क्या है, उसका कलर कौन सा है, ये सब किस में आती है? स्थूल संरचना यानी कि मैक्रो स्ट्रक्चर में। कभी कभी कम शक्ति के मैग्निफिकेशन द्वारा क्रिस्टल पदार्थों की परमाणु व्यवस्था भी परखी जाती है। जैसे कि जस्तेदार यदि पदार्थ है की सतह पर जस्ते के बड़े बड़े क्रिस्टल को देखा जा सकता है बाय द यूज ऑफ लो मैग्निफिकेशन। पदार्थों की स्थूल संरचना का अध्ययन सामान्यतः उनकी सतह पर किया जाता है, परंतु आवश्यकता अनुसार पदार्थों के काट तथा अधिकतर उनके नमूने या सैंपल पर किया जाता है जो कि पदार्थ के बड़े टुकड़ों से काटे जाते हैं। जो नंबर 2 है हमारा सूक्ष्म संरचना का मतलब है माइक्रोस्ट्रक्चर। यह पदार्थ की वह संरचना है जिसे माइक्रोस्कोप द्वारा उच्च आवर्धन प्राप्त कर परखा जाता है। हाई मैग्निफिकेशन का यूज करके हम इसका अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म संरचना की परख के अंतर्गत पदार्थ की काट के धूल बराबर कणों को देखा जा सकता है। इससे पदार्थ की संरचना की अधिक जानकारी प्राप्त होती है, परंतु इसके लिए विशेष प्रकार के नमूने की आवश्यकता होती है। पदार्थों की सूक्ष्म संरचना की परख करने के लिए ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। जो नंबर 3 है हमारा वो है क्रिस्टल संरचना, यानी कि इसके अंतर्गत पदार्थों के क्रिस्टलों की बनावट तथा उनके भीतर की परमाणु व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। क्रिस्टल संरचना अणुओं के संयोजन से बनती है। जो हमारा मेन फोकस है वो हमारा किस पर है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या होता है? जो क्रिस्टल की बनावट होती है उसके बारे में तथा उनके भीतर परमाणु की जो व्यवस्था होती है उनका अध्ययन किया जाता है। ओके, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमें देखनी है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में हमें स्टडी करनी है तो हम जानते हैं क्रिस्टलोग्राफी के बारे में। तो इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टलोग्राफी क्या है और इसकी क्या महत्ता है? क्रिस्टलोग्राफी इज द स्टडी ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। क्रिस्टलोग्राफी क्या है? किसी पदार्थ की एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की स्टडी है। द स्टडी ऑफ क्रिस्टलोज्योमेट्री हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ द एटम्स आर इन मटेरियल आर अरेंज्ड इन ऑर्डर टू इंटरप्ट द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ दिस मटेरियल। स्टडी क्यों की जाती है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल की स्टडी क्यों की जाती है? क्योंकि जो स्टडी है वो हमें सहायता करती है जो उसमें पदार्थ में एटम्स है वो किस प्रकार अरेंज है और उनके अरेंज होने पर उनका उसकी स्ट्रक्चर पे और उनकी प्रॉपर्टीज़ के साथ में क्या रिलेशन है। इसलिए हम किसी पदार्थ की हम स्टडी करते हैं और उस स्टडी को क्या कहते हैं? हम क्रिस्टलोग्राफी। जो टेक्निक यूज़ होती है, जो तकनीक हम यूज़ करते हैं किसके लिए? स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर
स्टडी ऑफ द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के लिए यानी क्रिस्टलोग्राफी के लिए जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं उसको कहते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन विधि। ओके, नाउ तो जो सॉलिड मटेरियल है उसको हमने मेनली 3 भागों में बांटा है। जो सॉलिड मटेरियल है उसको कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। क्रिस्टलाइन मटेरियल, पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल और एमोर्फस मटेरियल। क्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन और एमोर्फस मटेरियल। क्रिस्टलाइन मटेरियल क्या होते हैं? A long range structure exists in which atoms are arranged into unit cells and the unit cells repeats in a regular orderly pattern forming a 3D lattice. क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ एटम इन ए periodically repeating manner। यदि एटम्स का अरेंजमेंट एक निश्चित अंतराल में हो रहा है, ए लॉन्ग रेंज स्ट्रक्चर एग्जिस्ट इन विच एटम्स आर अरेंज्ड इनटू यूनिट सेल्स एंड द यूनिट सेल्स रिपीट इन ए रेगुलर ऑर्डरली पैटर्न फॉर्मिंग ए 3D लैटिस। डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज एनिस्ट्रोपिक नेचर की। जो सिंगल क्रिस्टल होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ होती है और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। शार्पिंग मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही शार्प होता है। एग्जाम्पल है गोल्ड, सिल्वर और एल्यूमिनियम। ये किस में आते हैं? ये क्रिस्टलाइन मटेरियल में आते हैं। इट हैज़ ए हाई डेंसिटी ड्यू टू इट्स क्लोज्ड पैकिंग ऑफ एटम्स इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में एटम्स की क्लोज पैकिंग के कारण इसकी जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है। क्रिस्टलाइन मटेरियल कंसिस्ट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स अरेंज इन ए रेगुलर एंड ऑर्डरली मैनर इन ए 3 डायमेंशनल पैटर्न। जो क्रिस्टलाइन मटेरियल होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, उसमें जो एटम्स या मॉलिक्यूल होता है उनका अरेंजमेंट रेगुलर और ऑर्डर मैनर में होता है, तीनों डायरेक्शन में। यदि हम क्रिस्टलोग्राफी, हम किसी भी स्ट्रक्चर की स्टडी करें तो क्रिस्टलोग्राफी के बारे में जो वर्ड क्रिस्टलोग्राफी के बारे में अध्ययन करते हैं समय जो वर्ड यूज में आते हैं कॉमनली कौन कौन से होते हैं? क्रिस्टल, स्ट्रक्चर, लैटिस, यूनिट सेल, लैटिस पैरामीटर, मिलर इंडिसेस, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर और कोऑर्डिनेट नंबर। ये जो वर्ड है वो क्रिस्टलोग्राफी के साथ जुड़े हुए होते हैं। जब भी हम क्रिस्टलोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं तो इन वर्डों के बारे में, इन शब्दों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो एक क्रिस्टल क्या होता है? एक क्रिस्टल इज ए सॉलिड हुज कॉन्स्टिट्यूट एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन ए सिस्टमेटिक ज्योमेट्रिक पैटर्न। Okay, now the structure implies the arrangement and disposition of the atoms within a crystal। ये जो वर्ड होते हैं मेनली ये क्रिस्टलोग्राफी के बारे में अध्ययन करते समय हमें काम में लेते हैं। तो हमें पता होना चाहिए क्रिस्टल क्या होता है और साथ ही साथ स्ट्रक्चर क्या होती है, लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होती है, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। Now the polycrystalline solid made up of an aggregate of many small single crystal also called grains। जो सिंगल क्रिस्टल होते हैं उनके एग्रीगेट से मतलब उनके कई सिंगल क्रिस्टल को मिला के क्या बनता है? पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल बनता है। जो सिंगल क्रिस्टलाइन मटेरियल होते हैं उनको ग्रेन्स भी बोलते हैं। तो मतलब पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल में कई ग्रेन्स होंगे जो अपना अरेंजमेंट लिए हुए होंगे। एक्रॉस ग्रेन बाउंड्रीज द ओरिएंटेशन ऑफ क्रिस्टल चेंजेज। मतलब जो एक ग्रेन है, एक ग्रेन से दूसरे ग्रेन में जाते हैं तो बीच में ग्रेन बाउंड्रीज होती है और उन ग्रेन अक्रॉस द ग्राउंड बाउंड्रीज के पार में दोनों ओर उनकी जो
क्रिस्टल का ओरिएंटेशन है वो दोनों का अलग होगा। मोस्ट इंजीनियरिंग मटेरियल्स आर दी पॉलीक्रिस्टलाइन। मैक्सिमम जो इंजीनियरिंग मटेरियल हम यूज में लेते हैं वो सारे के सारे क्या है, पॉलीक्रिस्टलाइन है। कॉमन स्टील इज पॉलीक्रिस्टलाइन। जो भी नॉर्मल हम स्टील काम में लेते हैं वो क्या है, पॉलीक्रिस्टलाइन है। इफ द ग्रेन्स आर polycrystalline solid. Across grain boundaries, the orientation of crystal changes. Most engineering materials are polycrystalline. Common steel is polycrystalline. अब यदि polycrystalline कोई मटेरियल है, उसमें यदि ग्रेन्स है, इफ द ग्रेन्स आर टेक्सचर्ड ड्यू टू रोलिंग, यदि रोलिंग के कारण जो ग्रेन्स है वो टेक्सचर हो जाते हैं एक डायरेक्शन में, तो जो उनकी प्रॉपर्टीज होती है वो एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी होती है, अनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी होती है। ऐसे जो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल होते हैं जिनकी ग्रेन्स है वो टेक्सचर्ड हो तो उनकी प्रॉपर्टीज होती है वो अनआइसोट्रोपिक होती है, मतलब वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती है। इफ द ग्रेन्स आर रैंडम देन द आइसोट्रोपिक इन नेचर। और यदि जो ग्रेन्स है वो रैंडम है, टेक्सचर्ड नहीं है, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो होगी आइसोट्रोपिक इन नेचर। नाउ द अमोर्फस सॉलिड। द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन एन इरेगुलर मैनर। अमोर्फस जो मटेरियल होते हैं उनमें जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इरेगुलर मैनर में अवस्थित होते हैं। नो पीरियोडिक पैकिंग, नो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। And the example of these glass, plastic, rubber, etc. are the example of amorphous solid. ओके, तो ये था आज का हमारा जो मेन इंट्रोडक्शन था स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स के बारे में। अब आगे हम जो क्रिस्टलाइन मेटेरियल है उसके बारे में स्टडी करेंगे और उसके साथ में हम देखेंगे कि यूनिट सेल क्या होती है, स्पेस लैटिस क्या होता है, क्रिस्टलाइन मटेरियल फिर कैसे बनते हैं, उनकी कैसे प्रॉपर्टीज होती है। ओके, थैंक यू।